हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जो है शेयर में पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने शेयर का तुम्हें पार्ट फर्स्ट पढ़ाया है और ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है। तो अब हम इसमें आज कुछ टॉपिक मैंने लिए हैं जिसके बारे में तुम्हें बताऊँगा। इन्हें नोट करते हुए चलेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं इनके बारे में डिटेल से बताऊँगा तुम्हें। और सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा है न्यूनतम। देखो अंश मैंने कल बता दिया था कि अंश क्या है, ठीक है, शेयर क्या है। आज हम पढ़ेंगे क्या, न्यूनतम अंश पूंजी। न्यूनतम अंश पूंजी, न्यूनतम का मतलब क्या हो, मिनिमम, कम से कम। शेयर कैपिटल, कम से कम शेयर कैपिटल कितने होंगे, मिनिमम शेयर कैपिटल कितना होगा। देखो जो निजी कंपनी है उसके लिए कितना होगा, निजी कंपनी के लिए शेयर पूंजी होना जरूरी है। जो निजी कंपनी है, निजी कंपनी के लिए शेयर पूंजी होना जरूरी है 1 लाख। 1 लाख पूंजी होना जरूरी है। कौन सी कंपनी के लिए, निजी कंपनी के लिए। और जो सार्वजनिक कंपनी है उसके पास पूंजी कितनी होनी जरूरी है, उसके पास जो सार्वजनिक है उसके पास पूंजी होना कितनी जरूरी है, 5 लाख। 5 लाख इतनी पूंजी इनके पास होनी जरूरी है, तभी इनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है। जब सरकार रजिस्ट्रेशन के लिए मूल्यांकन करेगी तो देखेगी कि निजी कंपनी के पास 1 लाख पूंजी है क्या, और सार्वजनिक कंपनी के पास 5 लाख की पूंजी है क्या। ये का ऑब्जेक्टिव है कि निजी कंपनी के लिए मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो 1 लाख है, और सार्वजनिक के लिए कितनी है, 5 लाख है, तभी इनका रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये पता लगा होगा तुम्हें कि मिनिमम शेयर कैपिटल क्या है। अब इसके बाद देखेंगे आवेदन खाता क्या है। आवेदन खाता क्या है, या आवेदन खाता है क्या है। आवेदन खाता, देखो आवेदन खाता अगर हम देखें कि आवेदन खाता क्या है, तो उसके लिए तुमने कुछ न्यूमेरिकल करे होंगे। न्यूमेरिकल में हम क्या पढ़ें कि जैसे एप्लीकेशन, इशूड लिखेंगे, पहले हम इशूड वाली बात लिखेंगे। वो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि तुम जो है सब कर रहे हो, फिर भी मैं लिख ही दी। चलो 5000 शेयर ऑफ RS 10 ईच। प्रत्येक कितने का है, 10 ईच। मैं बताया उसने कि एप्लीकेशन पे कितने हैं, एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलाउटमेंट पे कितने हैं, 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे कितने हैं, 3 रुपये, और फाइनल पे कितने हैं, 2 रुपये। कुल कितना होगा, 10 रुपये। तो इसने पूछा कि आवेदन क्या है। आवेदन एक व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है। देखो कोई से ही पूछो, वो ऑब्जेक्टिव में ही पेपर में आया एक बार ये पूछा गया कि आवेदन खाता क्या है। तो आवेदन खाता क्या है, आवेदन खाता पूछो, या फिर आवंटन खाता पूछो, या फिर प्रथम कॉल पूछो, या फाइनल कॉल पूछो, ये सब के सब क्या है, व्यक्तिगत है, मतलब पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है। ये क्या है, आवेदन है क्या, एक व्यक्तिगत खाता, इंग्लिश पर्सनल अकाउंट। इसके बाद नंबर नेक्स्ट, ये कहा टेबल ए के अनुसार। देखो टेबल अब 2 है, कंपनी अधिनियम की टेबल 2 है। एक तो टेबल F है और एक टेबल A है। टेबल मैंने उस पार्ट फर्स्ट में बताया कि टेबल ए कब के लिए है, टेबल ए तो है 1956 के अनुसार, जो कंपनी अधिनियम 1956 आए, ये तो है टेबल ए। और जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसमें टेबल कौन सी आई, उसमें आई टेबल F। ये रूल चेंज हुए, अब 2013 में रूल चेंज हुए कंपनी के। तो यहाँ है टेबल कौन सी, F, यहाँ है टेबल A। तो उसने कहा टेबल A के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक समय कितना होना चाहिए। मतलब क्या है समय, ये मैं पूरा लिख नहीं पाया इसमें। कम से कम ये कहा टेबल A के अनुसार जो ये कॉल है, जो ये मांग है, इनके बीच में
इनके बीच में कम से कम और अधिक से अधिक समय कितना होना चाहिए। जैसे अब तुमने फर्स्ट कॉल की मांग, वो फर्स्ट कॉल प्राप्त करी, फिर ट्रांसफ़र करी, फिर इसकी मांग कितनी करोगे? कम से कम तो है इसका 1 माह, 1 माह बाद मांगोगे अगली। और अधिक से अधिक कितनी है? अधिक से अधिक है 3 माह। अधिक से अधिक कितना है? 3 माह। कम से कम इनका जो गैप है वो 1 माह है, अधिक से अधिक 3 माह। जैसे तुम इसकी जैसे मांग लिए तुमने, फिर इसकी मांग करोगे तो कम से कम इसका गैप कितना होगा? 1 माह और 1 मंथ, 1 मंथ, और अधिक से अधिक कितना होगा? 3 मंथ। ठीक है, तो इनका गैप बताया गया, मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है इस वाली टेबल में। अब टेबल ए का हो या फिर का हो टेबल एफ, रूल सेम है। टेबल एफ के अनुसार भी ऐसा ही है और ए के अनुसार भी ऐसा ही है, कोई चेंज नहीं हुआ ना। ए में भी ऐसा ही था, अब एफ में भी ऐसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसके बाद क्या है, ये 2006 में आया एक बार टीजीटी में। ये जो आया क्वेश्चन, ये टीजीटी में 2006 में पूछा गया। उठाकर देखना 2006 का पेपर। क्या अधिकार अंश क्या है? अधिकार अंश को इंग्लिश में बोलेंगे राइट शेयर। अधिकार अंश अर्थात ऐसे अंश जिन पर अधिकार है। किसका अधिकार है? जो कंपनी के पहले से ही अंशधारी है, जो कंपनी के पहले से ही अंशधारी है। ये नए अंशधारी नहीं है जो पहले से ही चले हुए आ रहे हैं, जिन्होंने पहले ही शेयर खरीद रखे, जिन्होंने शेयर पहले ही परचेज कर रखे, उन्हीं में ही इन्हें अधिकार अंशों को खरीद सके। नए अंशधारी इन्हें नहीं खरीद सकते। इन्हें जो ओल्ड अंशधारी है, जो पहले से ही है कंपनी का अंशधारी, वे ही खरीद सके। ये उनके लिए ही स्पेशल निर्गमन किए जाते हैं। इसके बाद क्या है? स्वेट अंश। स्वेट अंश केवल कंपनी के वर्कर जो है, जो कर्मचारी है, उनके लिए निर्गमन किए जाते हैं। इन अंशों को केवल कंपनी के वर्कर ही खरीद सकते हैं और कोई नहीं खरीद सकता। जो कंपनी के कर्मचारी है, जो वहाँ काम कर रहे, इन अंशों को केवल वे ही खरीद सकते हैं। तो ये कौन सा था? ये था स्वेट अंश। अभी इसके बाद फिर कौन सा आया? अधिकार। ये कहा अवशिष्ट व अग्रिम क्या है? अवशिष्ट व अग्रिम याचना क्या है? अवशिष्ट व अग्रिम याचना क्या है? अवशिष्ट और अग्रिम याचना क्या है? तो मैंने बताया एक एक बात नोट करते हुए चले जाएंगे तुम। ठीक है, मैं बताता हो जाऊंगा, तुम एक एक चीज नोट करते हुए चले जाएंगे। अवशिष्ट याचना। अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब क्या है? जो अवशेष है, जिससे भुगतान न किया गया हो। अग्रिम, जो पहले से दे दियो, एडवांस दे दियो। अवशिष्ट, जो एरियर है, जिसका भी भुगतान नहीं किया गया। तो इसके लिए क्या होगा? जैसे सपोज करो ये बेचारा अभी एक अंशधारी है जिसके पास 100 अंश थे। उसने क्या करा? उसने 100 अंशधारी ने इसका भुगतान न कर सका, कहेगा प्रथम याचना का, पैसे नहीं दे पाया, गरीब है, वो पैसा नहीं दे पाया। उसने इसका भुगतान करा, इसका भुगतान करा, तो यहाँ पैसे नहीं दे सका। तो कितने रुपए ने दिए? अंश थे कितने उसके पास? 100। और कितने रुपए ने दिए? गुना 3 बराबर, यहाँ लिखेंगे कितना? 300। और यहाँ पे लिखेंगे कॉल्स इन एरियर। ये पैसा भुगतान नहीं कर सका, ये इसके पास पैसा नहीं है। तो अग्रिम अवशिष्ट याचना क्या है? जब कोई अंशधारी अपने अंशों का समय पर भुगतान नहीं कर पाता तो वो क्या कहलाता है? अवशिष्ट याचना या अवशेष याचना कहलाती है, या कॉल्स इन एरियर कहलाता है। अग्रिम याचना नाम से पता लग रहा, अग्रिम, एडवांस। ये कैसे अंशधारी? ये बहुत अमीर है। कैसे अमीर है? एक अंशधारी ऐसा था जिसके पास 500 अंश थे, 500 अंश थे। वो अपनी अंतिम याचना का भुगतान प्रथम के साथ ही कर रहा, पहले ही दे रहा, एडवांस दे रहा। इसका भुगतान जो अंतिम है, इसका भुगतान कहाँ दे रहा? प्रथम पे। तो वो अग्रिम भुगतान कर रहा। अभी इसकी मांग नहीं करी, कहाँ कर दिया उसने भुगतान? यहाँ। कितने अंश थे उसके पास? 500। तो 500 गुना कितने आए होंगे? 2 से गुना करेंगे, 2 गए, 2 बराबर कितना आगा? 1000। इसे क्या बताएंगे? कॉल्स इन एडवांस। ये एडवांस है जी, ये हमारा क्या है? एडवांस। ये हमारा एडवांस गया पैसा, ये होगा हमारा कॉल्स इन एडवांस। तो मतलब क्या है? जब समय से पहला कर दिया हो। तो परिभाषा क्या हुई? जब कोई अंशधारी अपने अंशों का भुगतान कितना? समय से
समय पर ना कर पावे तो अवशिष्ट याचना, और समय से पहले कर दो तो अग्रिम याचना, एडवांस। अगर कोई अंशधारी अपना समय पर भुगतान नहीं कर पाता तो उसके लिए अलग अलग रूल है। कैसे रूल है? अगर अवशिष्ट हैं, यदि एरियर हैं और वो भुगतान नहीं कर पाया, तो जब वो उसका भुगतान करेगा तो 5% ब्याज देगा। कितना देगा? 5%। और एडवांस के लिए रूल क्या है? एडवांस के रूल ये हैं, यदि कोई एडवांस भुगतान कर देगा तो 6% ब्याज मिलेगा उस अंशधारी को। वो एडवांस देगा जा रहा, जिसने इसका भुगतान यहाँ कर दिया तो उसे 6% ब्याज मिलेगा। और इससे 6% जब इसने नहीं दिया, जो उसका भुगतान इसने यहाँ करा अगली कॉल पे, तो कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा? 5%। अभी देखेंगे, ये कहो ये टेबल ए के अनुसार है, या कहो फिर कितना 1956 के अनुसार है। यदि हम टेबल कौन सी, टेबल एफ देखेंगे तो उसके लिए रूल चेंज है। टेबल एफ, या कहो 2013 उसके लिए रूल चेंज है। कैसे है चेंज? जो एरियर है, एरियर पर कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा? 10%। और जो एडवांस है, एडवांस पे कितना ब्याज देना पड़ेगा? इसका यहाँ पे दुगना करा तो इसका भी दुगना ही कर दिया। इसका कितना है? 12%। कब? 2000, या तो कहो तालिका एफ के अनुसार, टेबल एफ के अनुसार, या कहो 2013 के अनुसार, 2016 के अनुसार। ठीक है। एक्ट थे कौन से एक्ट हैं? कंपनी के एक्ट है, हिंदी में अधिनियम बोल लेंगे। तो ये 1956 थे, उसके बाद चेंज हुए 2013 में। तो ये हमें दोनों याद करने कि यदि एफ के अनुसार, ए के अनुसार पूछा तो ये, या 1956 के अनुसार पूछा तो ये है, और 2013 के अनुसार या तालिका एफ के अनुसार पूछा तो ये है। ठीक है। तो ये मैंने जो है एक वीडियो बनाई। यदि आपको इसमें कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, यदि आपकी फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो। वैसे मुझे उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आया होगा। तो मैं नई वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ।